हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज है बजट डे। हम बात कर रहे हैं बजट स्पीच के बाद एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कुमार सिन्हा जी से। सर, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि क्या आपने स्पीच जब सुनी तो क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ, उम्मीदों के हिसाब से ये मोदी 3.0 का बजट था, आम आदमी के लिए जो बजट आने वाला था वो था, उम्मीदों वाला बजट लगा आपको कहीं? नहीं, अगर हम पूरे बजट को सुनते हैं और समझते हैं तो जो उम्मीद लगाया हुआ था टैक्स पेयर कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं इसमें कुछ रिलीफ मिले, वो रिलीफ या तो जो 80C 80D का जो डिडक्शन है इन्वेस्टमेंट है वहाँ मिलने की उम्मीद थी। जो हमारा बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 या 3 लाख था उसको एक्सटेंड होने की उम्मीद थी। और हो सकता है कुछ ऐसा भी था कि जैसे हाउसिंग लोन जो 2 लाख था उसको उम्मीद थी कि 3 या 4 लाख हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी उम्मीद पर बात करते हैं तो ऐसा पूरे उम्मीद पर मोदी सरकार का जो पहला बजट है 3.0 का वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है अगर हम टैक्स पेयर के लिहाज से बात करते हैं। देखिए सर, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो इन्होंने कुछ चेंज किया ही नहीं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर थोड़े माइनर चेंजेस हुए हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने जैसा देखा 50 से उठा के 75 कर दिया, यानी कि 25,000 का इजाफा हुआ है। स्लैब को एक बार इन्होंने फिर से, हम तो यही बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंज ना करते हुए बस पढ़कर बताया है कि हुआ क्या है। कह रहे हैं कि 17,500 रुपये तक की बचत होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है, कोई ऐसा सैलरीड क्लास है जिसकी तनख्वाह आज भी 8 लाख रुपए सालाना है, तो क्या उसके लिए सच में न्यू टैक्स रिजीम ही बेहतर रहेगा या ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर रहेगा? अभी तक हम जो लास्ट टाइम का न्यू टैक्स रिजीम देख रहे थे जहां पर अगर किसी भी व्यक्ति का 7.5 लाख का इनकम था तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसका इनकम हो जाता था 7 लाख और 7 लाख पर पूरा डिडक्शन, उसके बाद कोई टैक्स नहीं लगना था। अब आपका सवाल है कि उसी टैक्स पेयर का अगर इनकम हम 8 लाख बढ़ा देते हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर पिछले साल 7.5 लाख कमा रहा था तो इस बार तो 10% का तो इजाफा होगा ही होगा। तो 8 लाख में पहले हम 75,000 रुपया माइनस कर देते तो 7,25,000। अब इसको 7,25,000 पर पूरा टैक्स लगेगा, मतलब ये नहीं कि 7 लाख के ऊपर टैक्स सिर्फ लगेगा पूरे पूरे हाँ 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख के बीच में 5%, मतलब 4 लाख का 5% आ जाता है 20,000 रुपया और अगला 25% का 10%, तो 2,500 और 20,000, तकरीबन 8 लाख कमाने वाला व्यक्ति 22,500 से 23,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। और जहां लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ये कम पड़ेगा, ये और एक एडेड टैक्स बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको थोड़ा बेनिफिट मिला है, नहीं। वो बेशक स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आपको दिख रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे, जब आपका टैक्स होगा, डिडक्ट होगा, तो वो आपका एट द एंड ज़्यादा टैक्स डिडक्ट होगा। सर, इस बजट के बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी ना कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं रहा, कुछ भी ग्रीन ना जाते हुए सब रेड 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 में ही रहा। ऐसा क्यों? क्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर जो एसटीटी बढ़ाया है, क्या उसकी वजह से है? आप जब देखोगे कि बाजार 9 बजे खुलता है प्री ओपनिंग बाजार, तो उस टाइम सेंसेक्स ऊपर गया था। फिर जिस तरीके से 11 बजे निर्मला सीतारमण ने स्पीच शुरू होता है तो उसके बाद धीरे धीरे मार्केट डाउन होते जाता है। इसके पीछे 2 वजह है। पहला, इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी इंक्रीज कर दिया है, जहां पर 0.1 लगता था उसको 0.2 कर दिया है। तो उसके बाद जो दूसरा है कि जैसे आप और हम अगर हम किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि अपने सेविंग को इंक्रीज करें और हम अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर तक जो अभी हम आईटीआर फाइल करने वाले 31 मार्च 2024 को, यहाँ पर हमें टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म में मात्र 10%, उसको भी इंक्रीज करके फिनांस मिनिस्टर साहिबा ने 12.5% कर दिया, 12.5%। तो अगेन जब आप 2.5% का इंक्रीज कर देते हो टैक्स का, तो एज बिंग द इन्वेस्टर हम डिस्करेज हो जाते हैं कि भाई मैं आपके लिए पैसा दे रहा हूं और उस पर भी आप पैसा ले रहे हो, वो भी ज़्यादा कर दिया, 10% भी कम नहीं था, क्योंकि आप एसटीटी अलग से ले रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जिसे 1 साल से ज्यादा माना जाता है, उसके ऊपर पहले 10% था, उसे बढ़ा के 2.5% बढ़ा के 12.5 करा। शॉर्ट टर्म में तो पहले से 15% था, उसको इंक्रीज करके 20 कर दिया गया। तो यहाँ पर ये था कि आप लोगों को अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनको इनकरेज करना चाहते हो, तो आपको टैक्स रेट रिड्यूस नहीं कर सकते थे, तो कम से कम रिमेन रखना चाहिए था। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा था कि जो डोमेस्टिक इनकम है, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो म्यूचुअल फंड्स में जा रही है, पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स में ना जाते हुए। तो शायद इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। तो अगर हम इसको बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड भी तो अल्टीमेटली शेयर्स में ही पैसा लगाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि म्यूचुअल, अगर आप ये चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड को डिस्करेज कर दे, थोड़ा सा
टैक्सेशन को इंक्रीज करके, लेकिन आप एफडी में पैसा लगाते तो 6-6.25% का ब्याज मिलता है। आरओआई मिलता है। वहीं पर म्यूचुअल फंड या इक्विटी में कम से कम 10 से 12%। और अगर Average। आपका मार्केट परसेप्शन अच्छा है, मार्केट का एनालाइज करने का तरीका अच्छा है, तो आप कम से कम 15 से 20% साल का कमा सकते हो। तो मैं 2-2.5% ज़्यादा टैक्स दे सकता हूँ, 5% ज़्यादा देके मैं अगला 12-13% आरओआई क्यों कम करूँ? तो ये बताना गवर्नमेंट को या आरबीआई गवर्नर को कि हम इस कारण से करेंगे, ये कोई जस्टिफाई नहीं है मेरे अनुसार। सर आपके नहीं, मुझे लग रहा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारी इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि आपने अब हमें और डिस्करेज किया, या फिर ये शायद इसका कारण ये हो सकता है कि आपने देख लिया है कि यूथ जो एक्चुअल देश का भविष्य है, यूथ अपने ज़्यादा फायदा बनाने के लिए किस तरफ जा रही है। जब आपने देखा कि यूथ अब धीरे धीरे मार्केट की ओर जा रही है, आपके जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स, और इन्वेस्टमेंट मेथड्स में मैं ये कहना चाहूँगी, पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि पहले लोग जाते थे, लेकिन आपने ब्याज दर कम किया, आपने रिटर्न के ऊपर भी टैक्स लगाया, इसलिए खुद ब खुद लोग भटके ना। अगर आप वो 8 को 7 करके 6 करते तो शायद लोग ना भटकते। आपने 8 से 7 किया, 7 से 6 किया। अब अगर आप किसी भी एवरेज बैंक की एक एवरेज ड्यूरेशन की अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट देखोगे तो 6.5 मैक्सिमम, कभी 7% कहीं लकीली मिल जाता है तो मिल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड उससे कम ड्यूरेशन में अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है, एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट रॉन्ग। डेफिनेटली चाहता आपका बिल्कुल है। अभी जो हम लोग क्लाइंट से डील करते हैं तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन आके कहते हैं कि मनीष जी आप हमें सजेस्ट करो कि पैसा मैं एफडी में रखूं या म्यूचुअल फंड या किसी इक्विटी में डालूं। तो एज बिंग फिनेंशियल कंसल्टेंट हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपया है तो 50 रुपया को आप बैंक में रखो, सो डैट कि आपके पास लिक्विडिटी बना रहे। आपको जिस दिन पैसे की ज़रूरत है, आपके सेफ्टी भी है, लेकिन कुछ पैसे को आप मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7% जो आपने बताया, 7% फॉर द सीनियर सिटीजन है। नॉर्मल आपके हमारे लिए 6-6.25% है। तो जहाँ पर आप 7% कमा रहे हो, वहीं पर म्यूचुअल फंड में 12-13 और अच्छे इक्विटी में चला गया तो कम से कम 15 से 20% कमा रहे हो। तो आप आरओआई क्यों खराब करना चाह रहे हो? किस्मत से अगर आपका चांस, आपका चूजन एप्लीकेशन सही रहा तो कभी कभी शेयर में तो पैसा एक साल में दो गुना हो जाता है। तो ये सिर्फ यूथ की बात नहीं है। आज की डेट पर सीनियर सिटीजन जो बैंक को सबसे ज़्यादा सेफ मानते थे, अब सीनियर सिटीजन भी बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते। सिर्फ कारण यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा इंक्रीज करे और लोगों को इंकरेज करे, ना कि कैपिटल गेन में टैक्सेशन को इंक्रीज करके डिस्करेज करे। दैट इज़ रॉन्ग थिंग। सर आपको आने वाले टाइम में, जैसे इन्होंने ओल्ड का जिक्र तक नहीं करा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम को डिसकंटिन्यू ही ना कर दें। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरा जो स्टेटमेंट आने वाला है वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। जब इन्होंने न्यू टैक्स रिजिम 2-3 साल पहले लाया था, इनके दिमाग में यही था कि 1-2 साल 4 साल के अंदर हम ओल्ड को ख़त्म कर देंगे। और मैं अभी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर बीजेपी को इस बार 240 की जगह पर 280 सीट मिला हुआ रहता तो ये इसी बार अनाउंस कर दिए होते कि ओल्ड टैक्स रिजिम नेक्स्ट ईयर से डिसकंटिन्यू होने वाला है। और अभी इनके आंकड़े ये कहते हैं कि 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम अपनाया है। हाँ, अब ये जो कहते हैं तो अब 2/3 इस तरीके से कि जो यूथ अभी नया नया जॉब में आया है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख, और जो यूथ सारा का सारा पैसा मार्केट में लगा देता, चाहे म्यूचुअल फंड में हो या इक्विटी शेयर में हो, वो सेविंग पर जाता ही नहीं है। तो वो न्यू टैक्स रिजिम कर रहा है क्योंकि वो इमीडिएट देख रहा है कि मेरे को 5,000 रुपया कहाँ पर बचत हो रहा है। और सेकेंड, जो सैलरी क्लास के लिए एक प्लस बेनिफिट है कि आप हर साल ओल्ड और न्यू टैक्स में आप ऑप्ट कर सकते हो। आपके लिए कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 1 बार या 2 बार। तो इसलिए कहता कि ठीक है भाई, आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाउसिंग लोन नहीं है, मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं न्यू में चला जाता हूँ। जिस दिन ये सब चीज़ें आएंगी तो मैं ओल्ड में चला जाऊँगा। तो ये जो चीज़ है आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। सर इसके साथ साथ आप ये भी बताइए, क्या इंश्योरेंस के ऊपर बात हो रही थी कि इंश्योरेंस सेक्टर पे टैक्स में कुछ करेंगे, ऐसा भी हमने नहीं देखा। जब इन्होंने ओल्ड को ख़त्म करने का ही सोच लिया था तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिमाग में ये कहना चाहती है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस लो या लाइफ इंश्योरेंस लो, जो भी आप लेना चाहते हो अपने विवेक के अनुसार लो, अपने प्रोटेक्शन के लिए लो। हम ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं थोपेंगे। आप टैक्स सेविंग के लिए मत लो, अपने लाइफ प्रोटेक्शन के लिए लो। अब लेकिन इंडिया में अभी भी लोग इतने मतलब पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं समझदारी की बात करता हूँ। जस्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप और हम गाड़ी ड्राइव करते हैं,
हर जगह रूल लिखा हुआ है कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से हमारे दर्शक या मैं बता दें कि हम लोग जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, क्या चाहे वो बाइक हो या कार हो, क्या मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि सामने ट्रैफिक वाला है तो मोबाइल चुपचाप रख देते हैं, फ़ोन काट देते हैं, ठीक है? इट मीन्स कि जब तक इंडियन के ऊपर डंडा नहीं पड़ता है वो उस एक्शन नहीं लेता है। इसी तरीके से अगर आप डंडा हटा देते हो कि आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करो या आप कोई हाउसिंग लोन में इन्वेस्टमेंट करो तो हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, तो वो टैक्स पेयर के लिए एक डंडा का काम करता था, लोग करते थे। अब आपने डंडा हटा दिया है, फोर्स हटा दिया है, तो लोग ये सारा का सारा पैसा मार्केट में जाएगा और मार्केट कभी क्रैश किया तो फिर स्कैंडल जैसा कुछ ना कुछ इंडिया में भी आएगा। वो सारा पैसा वैनिश हो जाएगा, उड़ वैनिश हो जाएगा, जाएगा। हाँ, कम नहीं होगा, वैनिश ही होगा। मतलब स्टॉक Definitely. मार्केट में तो ऐसा ही होता है, राइट? डेफिनेटली 100%। तो सर अगर हम क्रक्स ऑफ द स्टोरी देखें, मतलब एकदम आंसर आपका क्या है कि ये बजट जैसा हमें लग रहा था, टैक्सेशन में स्पेशली हमें बहुत उम्मीदें थी, वैसा कुछ नहीं हुआ, राइट? बिल्कुल सही बात है कि टैक्सेशन में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप ओवरऑल बजट की बात करते हैं तो हर बजट को सर दो एनपीएस पे हम बात नहीं कर पाए, एनपीएस पे भी इतनी उम्मीद थी। एनपीएस पर भी उम्मीद थी, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट जॉब से भी पेंशन स्कीम को हटाया तो लोगों को लग रहा था कि एनपीएस पर 50,000 से कम लाख या 1.5 लाख करेंगे, जो किया ही नहीं। और जबकि एनपीएस का बेनिफिट हर यूथ को या हर उस इंसान को है, तो आप टैक्सेशन के लिए मत करो, कम से कम आप लिमिट बढ़ा देते तो लोग सोचते हैं चलो न्यू में नहीं जाके ओल्ड में जाके वहाँ बेनिफिट लें, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। दूसरा जो पॉइंट है कि ये जो बजट है, अगर हम टैक्स पेयर के आधार पर देखेंगे तो मैं सीधी थोड़ा सा लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिनांस मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर मोदी सरकार ने टैक्स पेयर को झुनझुना थमा दिया है और कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स पर देखते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करें, जहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुआ है, कुछ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की बात हुई है, इतने सारे कॉरिडोर अनाउंस किए तो उससे थोड़ा ना कहीं लेबर इंटेंसिव फोर्सेस जो है वहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट्स बनेंगी। डेफिनेटली। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपने बोला तो कम से कम रोड बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, चलो फैक्ट्री बाद में लगना शुरू होगा, एम्प्लॉयमेंट, लेकिन रोड और फैक्ट्री बनाने में भी तो लेबर लगेगा, सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा और लेबर को भी पैसा मिलेगा। आर्किटेक्ट होते हैं, डिजाइनर होते हैं, मतलब हर किसी के पास पैसा आएगा। तो नो डाउट टैक्स पेयर के आधार पर ये बजट 1 या 2 नंबर दिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल बजट मैं इसको 9 नंबर दे सकता हूँ। 9 नंबर दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, हमें अच्छा लगा कि आपने एक तरफ 9 नंबर दिया, लेकिन हाँ टैक्स पेयर्स को अब नहीं मिल पाया ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, हमने भी तो बजट को 2 नंबर दे दिए। उम्मीद करते हैं कि अब जो अगला बजट, जैसे एक्चुअल में जो फुल बजट होगा, जो अगले साल पेश किया जाएगा फरवरी में, उससे शायद थोड़ी उम्मीदें लगा पाएँ, और तब तक तो नॉर्मल इंसान कुछ नहीं कर सकता, वेट ही कर सकता है। मैं लास्ट में सिर्फ एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि हो सकता है कि अगला बजट अगले 6 से 7 महीने में ही आना है। हाँ जी। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि इसमें ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं किया गया। अगर ये ज़्यादा करते तो विपक्षी दल या कोई भी और कहता है कि आप दबाव में आके आपने कर दिया, तो हो सकता है नेक्स्ट बजट में कुछ अच्छा हो हमारे लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ बजट के बाद बजट के ऊपर बात करी, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस। और याद रहे कि बजट की सारी टाइम टू टाइम अपडेट के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ट्यून इन टू पैसा लाइव।